हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ईएसआर, जिसका पूरा नाम है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसके दूसरे नाम है सेडिमेंटेशन रेट, सेड रेट या फिर बेर्नाकेस रिएक्शन। डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मतलब द रेट एट विच एरिथ्रोसाइट मतलब हमारे आरबीसी, सेडिमेंट मतलब सेटल हो रहे, उसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नॉर्मली हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड होते हैं जब ये सर्कुलेशन में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसी आरबीसी ये ब्लड को जब हम कोई ट्यूब के अंदर या पिपेट के अंदर रखते हैं तो हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, तो इसे कहते हैं रेट ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ आरबीसी, जिसका पूरा नाम है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अभी ईएसआर डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड्स यूज़ होती है। एक है हमारी वेस्टरग्रेन मेथड, दूसरी है हमारी विंट्रोप्स मेथड। तो स्टार्ट कर रहे हैं वेस्टरग्रेन मेथड से। वेस्टरग्रेन मेथड में जो ट्यूब यूज़ करते हैं या इसे पिपेट भी कहते हैं, इसका नाम है वेस्टरग्रेन्स पिपेट। इसकी लेंथ होती है 300 मिलीमीटर यहाँ पे, और इसका जो बोर डायामीटर है वो है 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। और इसका यूज़ है, ये यूज़ होता है सिर्फ ईएसआर मेजर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो मार्किंग्स होते हैं ना वो 0 से ले करके यहाँ पे 200 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2/3 वाला पोर्शन है उसमें मार्किंग रहेंगे, 1/3 पोर्शन है वो एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज़ ये हमारा 300 मिलीमीटर है, ठीक है पूरा, तो इसमें से 200 मिलीमीटर तक मार्किंग्स रहेंगे, 0 से लेके 200 तक। 0 ऊपर आएगा, 200 नीचे आएगा, ठीक है। अभी वेस्टरग्रेन मेथड में करते क्या है, सबसे पहले तो हमें ब्लड लेना है, पर ब्लड ऐसे नहीं लेना है, उसके साथ एंटीकोआगुलेंट मिक्स करके लेना है, नहीं तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो 1.6 ml ब्लड और उसके अंदर 0.4 ml जितना 3.8% सोडियम साइट्रेट जो हमारा एंटीकोआगुलेंट है, और ये जो ब्लड है उसे हमें वेस्टरग्रेन पिपेट के अंदर लेना है, ठीक है। और इसके बाद ये जो पिपेट है उसे हमें रखना है वर्टिकली, ठीक है। और इसके बाद हमें 1 घंटे के बाद रीडिंग लेना है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज़ कौन सी आएगी, अगर इन्फेंट की बात करें तो 1 घंटे के बाद जो हमारा रीडिंग आ रहा है वो है 0 to 2 मिलीमीटर। मेल्स की बात करें तो मेल्स में आएगा ये 3 to 7 मिलीमीटर इन 1 आवर, एंड फीमेल्स में आएगा 5 to 9 मिलीमीटर इन 1 आवर। नेक्स्ट है विंट्रोप्स मेथड। विंट्रोप्स मेथड में हम विंट्रोप्स ट्यूब यूज़ करें, ठीक है। उसकी लेंथ होती है 1/3, वेस्टरग्रेन ट्यूब से वेस्टरग्रेन पिपेट की लेंथ है 300 मिलीमीटर, विंट्रोप्स ट्यूब की लेंथ होती है 110 मिलीमीटर, ठीक है। और वेस्टरग्रेन की थी 3 टाइम्स इससे ज़्यादा, 300 मिलीमीटर। बोर डायामीटर दोनों का सेम होता है 2.5 मिलीमीटर। और विंट्रोप्स ट्यूब है उसका यूज़ है दोनों ईएसआर और पीसीबी दोनों मेजर करने के लिए। ईएसआर वाले जो मार्किंग्स होते हैं ना, यहाँ पे ईएसआर के मार्किंग्स होते हैं मिलीमीटर इन 1 आवर, और ये होते हैं 0 to 100 फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ऐसे ऊपर से नीचे। और पीसीबी के होते हैं 0 to 100 फ्रॉम बिलो अपवर्ड, नीचे 0 आएगा ऊपर 100 आएगा, ठीक है। तो विंट्रोप्स मेथड में भी हम जो ब्लड ले रहे हैं उसके अंदर एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ईडीटीए यूज़ कर रहे हैं, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। तो 1 ml ब्लड उसे मिक्स कर रहे हैं ईडीटीए के साथ, ठीक है। और इसके बाद अगेन ये जो ब्लड है उसे ट्यूब के अंदर लोड करके ट्यूब को हमें 1 आवर तक रखना है, और 1 आवर के बाद रीडिंग लेना है। इन्फेंट में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0 to 5 मिलीमीटर इन 1 आवर, मेल्स में होता है 0 to 9 मिलीमीटर इन 1 आवर, और फीमेल्स में होता है 0 to 15 मिलीमीटर इन 1 आवर। ईएसआर की वैल्यू फीमेल्स में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में है 0 to 15 तक और मेल्स में 9। तो इसका कारण क्या है, जैसे ये देखो, जब आरबीसी काउंट कम होता है तो ईएसआर ज़्यादा होता है, यहाँ पे उल्टा है। क्यों? क्योंकि ये 0 ऊपर है और 100 नीचे, ठीक है। तो अगर यहाँ 15 आ रहा है मतलब आरबीसीज कम है, अगर ये 9 आ रहा है मतलब आरबीसीज ज़्यादा है, अगर ये 5 आ रहा है तो आरबीसी और ज़्यादा है, मतलब अगर आरबीसी ज़्यादा होंगे तो ईएसआर वैल्यू कम आएगी। ईएसआर के और भी वेरिएशंस है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आरबीसी बढ़ेंगे तो ईएसआर ज़्यादा आएंगे। तो कुछ फिजियोलॉजिकल कुछ पैथोलॉजिकल वेरिएशंस भी है। एक है हमारा एज, चिल्ड्रन में कम होता है, जैसे मैंने बताया आरबीसी काउंट ज़्यादा होगा चिल्ड्रन इन्फेंट्स में, और फीमेल्स जेंडर में फीमेल्स में ईएसआर ज़्यादा होगा क्योंकि आरबीसी काउंट कम हो रहा है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अगेन ईएसआर बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो आरबीसी और ज़्यादा कम हो जाएंगे।
प्रेगनेंसी में भी ESR इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसमें थोड़ा चेंज हो रहा है, साथ साथ में फिजियोलॉजिकल एनीमिया भी होगा, उसकी वजह से भी ESR इंक्रीज़ हो रहा है। पैथोलॉजिकल वेरिएशंस में कौन सी कंडीशन है जिसमें ESR बढ़ रहा है? इसमें हमारा आएगा ट्यूबरक्लोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्यूबरक्लोसिस की प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है हमारा ESR। साथ साथ में एनीमिया में RBC काउंट कम हो गए तो ESR इंक्रीज़ होगा। मैलिग्नेंसी में भी ESR इंक्रीज़ हो रहा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, लीवर डिजीज़ में भी ESR इंक्रीज़ हो रहा है। ESR डिक्रीज़ कब हो रहा है? अगर कोई एलर्जी कंडीशन है, RBC काउंट बढ़ गया है, पॉलीसाइथेमिया या WBCs बढ़े हुए, ल्यूकोसाइटोसिस। ESR का सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो सबसे पहला वो बहुत इजी है, जस्ट हमें ब्लड एंटीकोगुलेंट को मिक्स करके ब्लड लेकर के उसे विंट्रोप्स या वेस्ट्राग्रेन पिपेट में रखना है, ठीक है, तो ये बहुत इजी है पहला। दूसरा इनएक्सपेंसिव है, एक्सपेंस ज़्यादा नहीं है। और एक इसका डिसएडवांटेज है कि ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इससे हम स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि ये डिजीज़ है, ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक है, तो एग्जैक्टली हमें कोई कॉज ऑफ डिजीज़ नहीं पता चलेगा। लेकिन ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट मतलब हमारा डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रहा है वो हमें पता चलेगा। जैसे कि किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, आज उसका ESR करवाया, उसके बाद उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, इसके बाद 2 महीने बाद ESR करवा रहे हैं, तो अगर उसका ESR डिक्रीज़ हो रहा है मतलब वो दवाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, तो इसका प्रोग्नोस्टिक वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो डिजीज़ है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कोर्स ऑफ द डिजीज़ वो पता चलेगा। और साथ साथ में हमारा जो डायग्नोसिस है उसको कंफर्म करने के लिए भी ESR एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। फैक्टर्स है जो ESR को अफेक्ट कर रहे हैं, तो एक है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी तो हमारे जो सेल्स है ना वो ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, तो इसकी वजह से हमारा ESR बढ़ेगा। दूसरा रोले फॉर्मेशन। रोले फॉर्मेशन मतलब हमारे जो RBC सेटल डाउन होते हैं ना, तो ऐसे पाइलिंग होते हैं। पाइलिंग मतलब एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरे ऐसे सेल्स बन जाते हैं, तो इसे कहते हैं रोले फॉर्मेशन। तो जैसे रोले फॉर्मेशन बढ़ेगा तो ESR इंक्रीज़ होगा। और ये रोले फॉर्मेशन कौन बढ़ाता है? हमारे ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ये 2 प्लाज्मा प्रोटीन है ना, वो रोले फॉर्मेशन बढ़ाएंगे। तो जब ये प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ जाएंगे तो ESR इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ ऑफ RBC, अगर RBC की साइज़ बढ़ रही है तो अगेन ESR इंक्रीज़ हो रहा है। RBC काउंट हमने बता दिया, RBC काउंट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ESR डिक्रीज़ होगा। मतलब यहाँ पे अगर RBC काउंट ज़्यादा है इन्फेंट में तो ESR हमारा 0 to 5 ही आएगा। फीमेल्स में ये 15 तक आ सकता है, क्योंकि RBC कम है तो नीचे सेटल होंगे, ठीक है। फिर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, अगर विस्कोसिटी हमारी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जल्दी से सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ESR डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ESR। थैंक यू सो मच।